हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज के पेडागोजी के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रोफेन ब्रेनर का जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत में महत्वपूर्ण बातें आपको क्या याद रखनी है और महत्वपूर्ण टॉपिक महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर सीरीज़ को देखकर आप पेडागोजी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये नोट्स और ये लेक्चर कंप्लीट हैं, इनको देख लिया काम हो जाएगा। इसीलिए प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आइए अब बिना समय बर्बाद किए पढ़ना शुरू करते हैं ब्रोफेन ब्रेनर का जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत। ठीक है, देखो इस सिद्धांत का सबसे ज़रूरी काम है जैव पारिस्थितिकी को समझना। जैव पारिस्थितिकी से मतलब होता है जीव और परिस्थिति के बीच जो संबंध आए, जो उसके चारों तरफ के इन्वायरमेंट से संबंधित जो संबंध है उसको समझाना हो अगर, तो सबसे पहले तुम ब्रोफेन ब्रेनर के पास जाओगे। ब्रोफेन ब्रेनर जो है मूल रूप से पारिस्थितिकी प्रणालियाँ, जो इकोसिस्टम की जो थ्योरीज़ हैं, जो इन्वायरमेंट और बायोलॉजी से संबंधित हैं, उनको देने के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने उसी सिद्धांत का प्रयोग इंसानों को समझने के लिए और अपने विभिन्न समय कालों में समझने के लिए, किस उम्र में किस जगह पे क्या कर रहे हो उसको समझने के लिए अपने पारिस्थितिकी प्रणालियों के सिद्धांतों का यूज किया। इसी कारण इनके सिद्धांत को जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत या फिर मानव पारिस्थितिकी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, ये इनका जनरली लॉजिक था कि जो इकोसिस्टम है, घास का इकोसिस्टम है या फिर किसी जंगल का इकोसिस्टम है, उसमें कैसे क्या होता है ये उसके बारे में पढ़ाते थे। इन्होंने उसी चीज़ को इंसान के इकोसिस्टम में डालने का प्रयास किया, जिससे इन्होंने एक नया सिद्धांत बनाया जिसे ह्यूमन इकोसिस्टम से थ्योरी, जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत या मानव पारिस्थितिकी सिद्धांत कहा जाता है। अब इन्होंने कहा क्या है कि देखो, जैसे इकोसिस्टम होता है ना, इकोसिस्टम में भी लेयरें होती हैं, इकोसिस्टम में भी एक रेखा होती है जिसमें जैसे आहार श्रृंखला है वो भी इकोसिस्टम का हिस्सा है, किस जगह पे कौन चीज़ रहेगी वो भी इकोसिस्टम का हिस्सा है। इस तरह से इन्होंने इंसान का व्यवहार 5 इकोसिस्टम में, 5 इन्वायरमेंट में, 5 पर्यावरणों के हिसाब से बांट दिया है कि जब इन 5 पर्यावरणों में इंसान होता है तो उसका व्यवहार चेंज हो जाता है। ये 5 पर्यावरण हैं जो इंसान के व्यवहार में चेंज लाते हैं। आगे चल के हम इन 5 को समझेंगे। पहला है लघुमंडल, दूसरा है मध्यमंडल, तीसरा वायुमंडल, चौथा वृहत मंडल, 5वां घटना मंडल। ठीक है, अभी पहले तुम ये समझो, उसके बाद मैं फिगर से समझाता हूँ। देखो ध्यान से, दोनों चीज़ें बताता जाते हैं। इन्होंने ये कहा है कि ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, सॉरी गड़बड़ हो गया, एक मिनट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 हैं जो व्यक्ति के चारों तरफ पर्यावरण होगा और उन 5 के हिसाब से वो व्यवहार बदलता रहेगा। तो लघुमंडल में वो चीज़ें आती हैं जिनसे व्यक्ति सीधे व्यवहार करता है, जो सीधे व्यक्ति पे प्रभाव डालते हैं, कुछ करते हैं या जब उससे कुछ कहते हैं। उसमें परिवार आता है। देखो, परिवार तुमसे सीधे बात करेगा और तुम परिवार की बात को सीधे दिल पे लगाओगे, तुम्हारे अंदर सीधा परिवर्तन आएगा। कुछ चीज़ें होंगी जो तुम परिवार वालों के सामने नहीं करोगे। ये डायरेक्ट जो चेंज आया तुम्हारे पर्यावरण में, वरना वैसे तुम जो कर रहे थे और परिवार के सामने जो तुम कर रहे हो उसमें थोड़ा चेंज जो आता है वो डायरेक्ट आता है। ऐसा नहीं है कि जब तुम उसे अपने कमरे में बैठ के नहीं करते हो कि अरे परिवार को पता चल गया तो क्या लगेगा, वो डायरेक्ट चेंज नहीं है, वो इनडायरेक्ट चेंज है। लेकिन जब डायरेक्ट चेंज होता है परिवार के सामने जब तुम रहते हो तो उस कारण परिवार लघुमंडल में आता है। धर्म भी ऐसा ही है, किसी मंदिर में गए तो तुम अपने आप जूता बाहर उतार देते हो। नमाज में गए तो जो नमाज पढ़ रहा है उसके बगल से गुजर के उसे परेशान नहीं करते हो। ये कुछ नियम हैं जो डायरेक्ट तुम्हारे परिवार पे जाते हैं। विद्यालय में भी यही है, विद्यालय का ड्रेस कोड डायरेक्ट तुम्हें प्रभावित करेगा। विद्यालय के डायरेक्ट नियम जो हैं वो डायरेक्ट प्रभावित करेंगे। जो पहले घनिष्ठ दोस्त बनेंगे उनको अगर तुम्हारा मान लो तेज चिल्लाना पसंद नहीं है, तुम बहुत छोटे हो, 2-3 साल के हो, तो तुम अपने आप तुम्हारे व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आता जाएगा। जैसे तुम्हारे मित्र बनेंगे तो वो भी डायरेक्ट चेंज है। पड़ोस भी एक डायरेक्ट चेंज होता है। पड़ोस का मतलब होता है आसपास जिस जगह रहते हो। अमेरिका में जो बच्चा पल बढ़ रहा है
वो इंडिया में पले बड़े बच्चे से थोड़ा तो अलग होगा ही, उनका एनवायरनमेंट जो पास पड़ोस है वो थोड़ा तो अलग होता ही है। इसीलिए ये डायरेक्ट चेंज वाला जो मंडल है उसे लघु मंडल कहा जाता है, जो सीधा सीधा प्रभाव डालता है। मध्य मंडल में आता है विभिन्न लघु मंडलों में संबंध। तुम्हारा परिवार तुम्हारे विद्यालय में जाके तुमसे तुम्हारा परिवार के कोई सदस्य विद्यालय में गया और तुम्हारे टीचर से उसने पूछा कि बच्चा कैसे पढ़ाई कर रहा है, टीचर ने उन्हें कुछ बताया तो उन्होंने आके घर पे उस हिसाब से व्यवहार अपना परिवर्तन किया और उससे तुम्हारा व्यवहार ऑटोमेटिकली परिवर्तित हो गया। मतलब तुम्हारे पिताजी गए स्कूल में, उन्होंने स्कूल में कहा कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, उन्होंने कह दिया कि बच्चे का गणित कमज़ोर है, बाकी सब तो ठीक है। तो पिताजी आए घर पे, उन्होंने बच्चे से कहा कि आज से तुम केवल गणित पढ़ोगे 2-3 दिन। तो उससे तुम्हारा व्यवहार अपने आप चेंज हो गया है, अब तुम डायरेक्ट मैथ ही पढ़ोगे। लेकिन उसका सोर्स कौन है? उसका सोर्स है विद्यालय के टीचर, जिन्होंने तुम्हारे पिताजी तुम्हारे परिवार से बात की है। तो इस तरह से विभिन्न लघु मंडलों से संबंध होगा। तुम्हारे परिवार के किसी व्यक्ति की पड़ोस में लड़ाई हो जाए तो तुम्हारा उस पड़ोसी के साथ संबंध अपने आप बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है। तो इसी तरह से विभिन्न लघु मंडलों में जो संबंध होंगे ना, और उनसे जो तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा वो मध्य मंडल में आएगा। अब मध्य के बाद आओगे बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में देखो वो आते हैं कार्यस्थल, सरकारी व्यवस्था, मीडिया, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था। ये चीज़ें जो सरकारी व्यवस्था है, जैसे मीडिया है, ये चीज़ें भी तुम थोड़ा धार्मिक व्यवस्था है, ये भी तुम्हारे जो व्यवहार है उसमें बहुत परिवर्तन लाती हैं ना, लेकिन धीरे धीरे लाती हैं। धीरे धीरे तो अपने कार्यस्थल से एडजस्ट कर, धीरे धीरे जैसे मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ तो मैं धीरे धीरे उससे एडजस्ट किया अपनी स्टूडेंट लाइफ से, और उसके बाद धीरे धीरे फुल जो है कोचिंग ही काम करने लगा हूँ। तो ये धीरे धीरे चेंज होता है। परिवार तुमसे अगर कुछ बोल दे कि ये करो तो वो डायरेक्ट चेंज उसी क्षण होना है, ठीक है। ये धीरे धीरे चेंज। शिक्षा व्यवस्था है, किसी ने बीटेक की है तो उसके अंदर जो इंजीनियरिंग के गुण हैं, जो कुछ नैसर्गिक गुण होते हैं, वो धीरे धीरे आएंगे। वायुमंडल में वो सब चीज़ें आती हैं। बृहत मंडल में वो चीज़ें आती हैं जो तुम्हारे वायुमंडल को दीप बनाती हैं। सरकारी व्यवस्था है, अब उस सरकारी व्यवस्था में तुम्हारा विश्वास होगा या नहीं होगा वो तुम्हारी विचारधारा पर निर्भर करेगा। तुम्हें विश्वास कितना है उस पर निर्भर करेगा, तुम किन परंपराओं के व्यक्ति उस पर निर्भर करेगा। तो वायुमंडल के प्रति तुम्हारा व्यवहार बृहत मंडल की जो चीज़ें हैं उनसे डिसाइड होता है। तुम्हारी एप्टीट्यूड है कैसा। अगर एप्टीट्यूड इस प्रकार का है तो तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था में तुम्हें ज़्यादा नंबर मिला करेंगे, तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से होगी, तुम मार्क्स अच्छे लाओगे। विचारधारा तुम्हारी किस तरह की, उस हिसाब से तुम धार्मिक चीज़ें मानोगे, परंपरा मानोगे। इस तरह से बृहत मंडल में वो सब आता है जिससे हम वाह्य मंडल की चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं। और सबसे आखिरी है घटना मंडल, उसमें समय आता है। समय के साथ सब बदलता है, ये तो सबको पता ही है। इस तरह से ये 5 इन्वायरमेंट बांटे गए हैं। आपको ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं समझना है, तुम्हें बस ये याद रखना है, पेपर में सबसे ज़्यादा आता है कि राजनीतिक व्यवस्था जो है वो किस मंडल में आएगी, बृहत मंडल में, वाह्य मंडल में, मध्य मंडल में। इस तरह से पूछा जाता है। इसीलिए ये जो फिगर है ना, ये बहुत अच्छे से रट लेना। अभी इनका देखो हल्का हल्का समझते हैं। व्यक्ति में मैंने जो व्यक्ति है वो तो आनुवंशिक गुण के साथ जो पैदा हुआ है उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो वो है, लंबा शरीर है, नाटा शरीर है, मोटा शरीर है, पतला शरीर है, उसका आनुवंशिक गुण तय हो गया। उसके बाद आएगा लघु मंडल, जिसमें तात्कालिक बात, जिसमें व्यक्ति रहेगा, हमेशा परिवार के साथ रहते हो, तुम बाकी समय विद्यालय में बिताते हो, दोस्तों के साथ बिताते हो, और व्यक्ति सीधे उनसे क्रिया करे। मध्य मंडल में जैसा कि मैंने अभी कहा कि लघु मंडल के विभिन्न तत्व आपस में कैसे व्यवहार करेंगे। मैंने टीचर और माँ बाप का एग्जाम्पल दिया, टीचर और पड़ोसी की लड़ाई का एग्जाम्पल दिया। एक और एग्जाम्पल यहाँ है कि अगर माँ बाप तुम्हारे किसी दोस्त को पसंद ना करें तो यह बात भी तुम्हें इफेक्ट करेगी। वायुमंडल में तो वो है कि जिसमें बच्चा सीधे भाग नहीं लेता है, तो ऑब्वियसली सीधे नहीं लेता है। जैसे शिक्षा व्यवस्था उठा लो, शिक्षा व्यवस्था में अगर एग्जाम का सिलेबस चेंज हो जाए तो तुम्हारी पढ़ाई अपने आप चेंज हो जाएगी। तुमने एग्ज़ाम के सिलेबस को चेंज करने में तो भाग लिया नहीं है कि तुम भी गए हो कि इस सिलेबस को ऐसे कर दो, वो तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। इसलिए ये वायुमंडल में आएगा। बृहत मंडल ऑब्वियसली समाज के जो मूल्य हैं, संस्कृति है, वो आता है, परंपरा, विश्वास, वो सब विचारधाराएं जो भी हैं जिससे तुम
जिससे तुम्हारे प्रभाव पड़ता है। और आखिरी घटना मंडल है समय। समय जैसे जैसे चेंज होता है अपने आप सब चेंज होता जाता है। रोफेन वेनर के जो सिद्धांत हैं उसमें बस एक ही आलोचना है कि तुम यार पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा ही दे दिए हो। ये लोग पर्यावरण पे इतना ज़्यादा इफेक्ट इन्होंने दे दिया है कि इन्होंने व्यक्ति के खुद के दिमाग की जो संज्ञानात्मक पक्ष है, खुद के दिमाग का जो सोचने का तरीका है, उस पर इफेक्ट डाला ही नहीं है। इनके अनुसार भाई जैसा पर्यावरण इन 5 में मिलेगा उस हिसाब से तुम बनोगे, उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये प्योर इकोलॉजिस्ट थे, पारिस्थितिकी विज्ञानी थे। तो ये इसी हिसाब से सोचते थे। तो इन्होंने दिमाग के जो मानसिक व्यवस्था है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, केवल यही एक आलोचना है। उम्मीद करता हूँ आपको एक लेक्चर में रोफेन वेनर अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।